Are we going to have a good race today? Yes, sir! नमस्कार, आपका स्वागत है डिफेंस इंडिया न्यूज़ पे। आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। आपको ज्ञात होगा कि पिछले साल 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने, भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को समाप्त कर दिया था। जिस समय अनुच्छेद 35A और 370 समाप्त किया गया, इसे खत्म किया गया, उस समय एक बड़ा इशू उठा, बड़ा बवाल उठा, लोगों ने सवाल उठाए कि आने वाले समय में, आने वाले टाइम में जो ये काम कर दिया गया है, इसकी वजह से ना जाने कितना ज्यादा खून खराबा हो जाएगा पूरे देश में। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आए पॉलिटिकल लीडर्स के, पॉलिटिकल पार्टीज के, कि खून की नदियां बह जाएंगी। तो आज मैं आपके सामने इसी बात को डिस्कस करना चाहता हूं, इसी बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आखिरकार 1 साल बीत जाने के बाद कितना खून खराबा जम्मू कश्मीर में हुआ और क्या सोचते हैं जम्मू कश्मीर के लोग इस अनुच्छेद 370 और 35A के हटने के बारे में। तो सबसे पहला फैक्ट जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये है कि पिछला जो 1 साल बीता है, ये सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण साल रहा है जम्मू और कश्मीर में। पिछले 1 साल में सबसे कम घटनाएं हुई हैं, आतंकवादी घटनाएं हो या किसी भी प्रकार की और दूसरी घटनाएं हो, इस तरीके की सबसे कम घटनाएं पिछले 1 साल में हुई। इसमें कुछ लोगों का कहना है कि शुरुआती दौर में आपने कर्फ्यू लगा रखा हुआ था और उसके बाद तो लॉकडाउन कर दिया। तो देखो साहब, आतंकवादी के लिए कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा जैसे संगठनों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है लॉकडाउन चल रहा है या क्या चल रहा है, ये अपनी हरकतें करते ही रहते हैं। और कर्फ्यू की जो बात आती है, तो देखिए, जिस समय अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, हां, उस समय कुछ समय के लिए कर्फ्यू जरूर लगाया गया था, लेकिन उसके बाद सब कुछ सामान्य हो चुका है। आप अगर आज की तारीख में जम्मू कश्मीर जाएंगे और आप श्रीनगर बडगाम एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर आपको ट्रैफिक जाम भी मिल सकता है। ऐसा कई लोगों ने सामना भी किया है। और अब 1 साल बीत चुका है। 1 साल बीत जाने के बाद आखिरकार क्या हाल है इन आतंकवादी संगठनों के और पाकिस्तान के और जो हमारे देश में अलगाववादी रहे, इन सबके, तो मैं एक एक करके शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें आतंकवादी संगठनों की, हिजबुल मुजाहिदीन पिछले 1 साल में अब उसकी हालत यह हो गई कि लगभग खत्म हो चुका है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा जम्मू कश्मीर में। दूसरा, लश्कर तैयबा, रोज उसको राष्ट्रीय राइफल मार रही है, रोज उसके 2-4 बंदे मारे जा रहे हैं, इनकी भी हालत पूरी तरीके से ढीली पड़ चुकी है। तीसरी बात करूं अगर मैं, वहां के लोग वहां के जो अलगाववादी नेता हैं, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नाम इसमें सबसे ज्यादा आता है, इसके साथ क्या हुआ? तो साहब एक चीज समझिए, ये अलगाववादी नेता पिछले 1 साल से तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे, ये अचानक से कहीं गायब हो गए। इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था गिलानी, जो एमएलए भी थे। जिस समय ये एमएलए थे या एमएलए होने के बाद, रिटायर हो, एमएलए का कार्यभार समाप्त होने के बाद भी इनके उस अच्छी खासी सुरक्षा मिल रखी हुई थी। ये नई दिल्ली में आते थे, नई दिल्ली में आकर के फोर्टिस अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं, लाखों रुपए सरकार से ले रहे हैं, अपना आराम से रह रहे हैं, सारी सुविधाएं मिल रही थी। आज वही गिलानी इनको पाकिस्तान दे रहा है, निशाने पाकिस्तान, और ये हिंदुस्तान से जा चुके हैं, ये पाकिस्तान में शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, सवाल ये आता है कि आखिरकार गिलानी क्यों चले गए पाकिस्तान? अनुच्छेद 370 हटा और जितने लोगों के अंदर एक तरीके से मैं कहूंगा जो अरमान जग रहे थे आजाद कश्मीर या इन सब चीजों के, वो अचानक से कैसे खत्म हो गए? और आम जनता भी कुछ नहीं कर रही, आम जनता इस चीज को सपोर्ट कर रही है कि ठीक है, चलिए, खत्म हुआ, जरूरी था खत्म होना। ये गिलानी चले आते हैं पाकिस्तान। साहब, असल बात यह है कि गिलानी के पास कई तरीके के सीक्रेट्स हैं पाकिस्तान को लेकर के। अब पाकिस्तान के सामने 2 ऑप्शन है, या तो वो गिलानी को अपने पास बुला ले और या तो किसी से बोले कि भाई उसको एलिमिनेट कर दो। तो एलिमिनेट करने पे कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, कोई ना कोई बवाल मचेगा, तो उससे अच्छा है कि उसको अपने यहाँ ही बुला लो। गिलानी भी बूढ़ा हो चुके हैं, उम्र उनकी अच्छी खासी हो चुकी है, चलो निशाने पाकिस्तान मिल गया, आगे चल के हो सकता है उनके नाम पे पोस्टल स्टैंप भी लागू कर दिया जाए, जैसे बुरहान वानी के साथ किया गया।
तो इस तरीके से गिलानी हो या इस तरीके से जितने भी नेता हों, दूसरे हैं यासीन मलिक, गायब हो गए, इनका कुछ अता पता ही नहीं चल रहा। सेपरेटिस्ट नेता ये भी थे, ये भी मीडिया में बैठ करके काफी जहर बोलते थे भारत के खिलाफ, और हमेशा इन लोगों ने, देखिए असल में मामला क्या था, पिछले कई सालों से, पिछले 70 सालों से जो वहां के लोकल लीडर्स हैं, जो वहां की आम पार्टीज थी, मैं स्पेसिफिकली मैं ऑन द रिकॉर्ड्स बात बोल रहा हूं, महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला, मुफ्ती और अब्दुल्ला, इन लोगों ने हमेशा एक डर दिल्ली को दिखाए रखा कि अगर आपने कश्मीर से 370 हटा लिया तो वहां पर बवाल हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा, आम जनता परेशान हो जाएगी। ये जो नई सरकार थी इसने साफ तौर पे कहा ठीक है, खून खराबा होगा तो अब हम देख लेंगे, देखते हैं कौन सा खून खराबा होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम झेल लेंगे, लेकिन अब तो ये 370 हटेगा। इसी के तहत 370 हटा दिया गया। आज एक साल में हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा शांति प्रिय साल रहा है, ना तो किसी तरीके का कोई खून खराबा देखने को ज्यादा मिला है, सबसे ज्यादा। दूसरी सबसे बड़ी बात, आतंकवादी गतिविधियों पर रिकॉर्ड तरीके से रोक लगाई जा चुकी है, हिजबुल मुजाहिदीन खत्म हो चुका है, लश्कर-ए-तैयबा टूट चुका है। तीसरी बात करते हैं पाकिस्तान की। तो देखो साहब, पाकिस्तान के साथ तो कुछ ऐसा हुआ कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए उनके ऊपर। उनके यहां जो उनकी पूरी जिंदगी थी, जो उनकी पूरी लाइफ थी, वो केवल एक ही चीज को लेके चल रही थी, वो ये थी कि वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से वो अपने देश को सिर्फ यही कह के, अपने देश में पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ यही कह के बेवकूफ बनाते हैं कि हम कश्मीर को हमारा हिस्सा है और कश्मीर हमारा मेन टारगेट है और हम उसे अपने में मिला के रहेंगे या आज़ाद कश्मीर बनवा देंगे। इस तरीके की बातें करके जो पाकिस्तान की सरकारें हमेशा काम चलाती थी, ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। 370 खत्म होने का नतीजा आप ऐसे समझ लीजिए, उसका सबसे बड़ा फायदा तो बाजवा ने उठाया, जो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं। जैसे ही 370 खत्म हुआ, बाजवा सीधे सीधे बोलता है कि अब बवाल होने वाला है, ये होने वाला है, तो उसने 3 साल का अपना एक्सटेंशन ले लिया। आराम से वो 3 सालों के लिए सिक्योर हो गया, अब आराम से बैठा हुआ है। और 3 सालों के लिए सिक्योर हो जाने के बाद अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, आसिफ गफूर साहब जरूर है, कुछ दिनों तक बोलते रहे, उसके बाद फिर वो भी शांत हो गए। पाकिस्तान करेगा क्या आखिरकार? उसका सिर्फ एक रास्ता था कि ये जो आतंकवादी संगठन है, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे लश्कर-ए-तैयबा हो, इनके जैसे लोगों को मोटिवेट करके इधर भेज देना और भेज करके बवाल मचवाना। अब जब 370 खत्म हो गया, सीधे सीधे वहां पर पूरा का पूरा भारतीय संविधान लागू हो गया, सारी चीजें वहां पर लागू हो गई, तो इनकी हालत ऐसे ही कमजोर पड़ गई। जब इनकी हालत कमजोर पड़ गई तो पाकिस्तान तो नाकारी फौज है, वो कभी आकर के यहां सीधे लड़ी नहीं सकती। अब तक जितनी बार लड़े उतनी बार ठोके गए, तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। इनकी बात करते, जिनके जरिए वो लड़ रहे थे, हिजबुल या लश्कर के जरिए, वो भी शांत पड़ गए। अब उनका भी कोई मतलब रह नहीं गया, वो भी अब शांत पड़े हुए हैं। दूसरी बात, अब अगर हम बात करें, ये तो एक बॉर्डर टेररिज्म या फिर इन सब चीजों का इशू था, पाकिस्तान या इनका इशू था। अब अगर हम बात करें अपने जम्मू एंड कश्मीर में 370 हटने से क्या क्या फायदे हुए, सबसे बड़ा फायदा तो मैं आपको बता दूं, अब जम्मू कश्मीर के लोगों को वो सारे अधिकार उपलब्ध हैं जो भारत के लोगों को मिले हुए थे। पहले हमारे देश के मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में दिए गए हैं, वो सारे के सारे मौलिक अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिलते थे। आज वो सारे के सारे मौलिक अधिकार उनको मिल रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के लोग जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। साथ ही साथ एक सबसे बड़ी समस्या जो थी, जम्मू कश्मीर का विकास क्यों नहीं हो पा रहा था, उसके पीछे कारण था जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान, वहां पर रणबीर पीनल कोड चलता था, वहां पर उनका अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलता था, उनका अलग झंडा था, जिसकी वजह से भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां, जो कि बेसिकली भारतीय संविदा अधिनियम, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहते हैं, जिसके तहत जाकर के वहां पर व्यापार करना चाहती थी, वो कर नहीं सकती थी क्योंकि उनका अपना खुद का विधान था और वो बड़ी टेक्निकलिटी क्रिएट करता था। आज ये चीजें खत्म हो जाने की वजह से जम्मू कश्मीर में इस तरीके के सारे डेवलपमेंट होना शुरू हो गए और चीजें धीरे धीरे नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई। मैं तो ये कहूंगा 90% चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं। 2G सेवा कश्मीर में अब बहाल कर दी गई है, गवर्नमेंट कुछ ही समय में 4G सेवा भी वहां पर बहाल कर देगी और सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। देखिए, एक सीधी सिंपल सी बात है, आप अगर ये सोचें कि एक दिन में सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो ये संभव नहीं है भाई। अगर किसी को बीमारी हुई है, एलोपैथिक दवा भी लेता है, तो कम से कम डॉक्टर 3 दिन 5 दिन का कोर्स देता है, और ये तो कैंसर जैसी बीमारी है जिसको ठीक होने में कम से कम नहीं तो 6 महीने साल भर का समय लगेगा और धीरे धीरे करके एक होगा।
अगर जम्मू कश्मीर के अलावा हम बात करें, जो मौजूदा स्थिति है वो ये क्या किया गया कि 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया। एक बना लद्दाख और एक बना जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य होगा जहां पर उनकी खुद की विधानसभा भी होगी, मतलब उनकी खुद की सरकार होगी, दिल्ली और पुदुचेरी की तरह। लद्दाख तो बहुत खुश है, उसके वहां के लोग निकल करके सड़कों पे मिठाइयां बांट रहे हैं। उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है बहुत अच्छी स्पीच वहां पर देते हैं आकर के पार्लियामेंट में, जिसको काफी सराहा गया लास्ट ईयर जो उन्होंने स्पीच दी थी। तो लद्दाख खुश है। अब अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू में भी लोग खुश हैं। जम्मू के लोग भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो इस तरीके से इसमें रहना चाहते हैं, वो इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बस जो थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम है, जो कुछ लोग होते नहीं कि अभी सपने में जी रहे हैं, वो केवल और केवल कश्मीर घाटी तक सीमित है। और ये कश्मीर घाटी के लोग जो वहां पर बैठे हुए हैं, ये आप एक चीज समझ लीजिए, इनका अब सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। इनकी सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, इनके शटर डाउन हो चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आया था कि जब तक 370 अनुच्छेद 370 वापस नहीं बहाल किया जाता, तब तक मैं वहां का कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा जम्मू कश्मीर में। भाई उमर अब्दुल्ला हो या मुफ्ती हो, ये लोग बहुत कायदे से समझ चुके हैं कि मैं अब चुनाव लड़ूंगा तो जीतूंगा नहीं, क्योंकि जो इन्होंने एक डर का माहौल पिछले 70 सालों से फैला रखा हुआ था, ये धीरे धीरे अब खत्म हो चला है। ये डर का माहौल अब धीरे धीरे खत्म हो चला है। कोई भी इनकी बातों को अब मानने वाला है नहीं। फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, इन सब की कहानी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। सारी चीज पैकअप हो चुका है, जा चुका है। अभी भी लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं, जैसे वो एक कहावत नहीं है, पुराने जमाने के राजा महाराजा होते थे कि वो आवाज देंगे, अरे कोई है तो कोई ना कोई बोलेगा जी हुजूर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो अब ऐसा कुछ नहीं है जम्मू कश्मीर में, इनके साथ कुछ नहीं होने वाला। आप सीधी सी बात ऐसे समझिए, कभी इतने 70 सालों के टाइम पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जम्मू कश्मीर की दिल्ली के सर पे आकर के ये बवाला मचाया कि जम्मू कश्मीर में जो शिकारा चलाता है उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, जम्मू कश्मीर की सड़कें नहीं ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो आदमी सेब की खेती कर रहा है उसके सेब की खेती खराब हो जा रही है क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा हो जा रही है। कोई भी आदमी ऐसी बातें अगर करने आ रहा है तो ये उस बात को लेकर, कोई भी ऐसा विकास का मुद्दा किसी ने भी उठाया दिल्ली के सामने, सब एक ही बात कहते थे कि आप हमें फंड दे दीजिए, हमें पैसा दे दीजिए और हम उन फंडों के हिसाब से अपने यहां काम कर लेंगे, लेकिन आप बताइए यहां पे आप आएंगे तो खून खराबा हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। एक सीधे सीधे समझो तो सर पे बंदूक लगा रखी हुई थी दिल्ली के कि अगर तुमने जरा सा भी यहां इंटर करने की कोशिश की तो यहां बवाल हो जाएगा। गवर्नमेंट ने साफ कह दिया ठीक है जो बवाल होगा हम देख लेंगे, लेकिन अब ये फुल एंड फाइनल डिसीजन लेंगे, और फाइनल डिसीजन लिया। और 1 साल बीत जाने के बाद ना तो कहीं बवाल दिखाई दे रहा है, ना कहीं कुछ और दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने, उस समय बड़े जब जम्मू कश्मीर में हुआ था तब कई लोगों ने, कुछ हमारे ही साथ के दोस्त लोग होते हैं जो इस तरीके के मीम वगैरह बनाना शुरू कर दिया कि जम्मू कश्मीर में अब लोग जाकर के जमीन खरीद लेंगे। साहब मैं तो कहता हूं आज 1 साल बीत चुका है, किसने खरीद ली जमीन वहां पर? कितने एकड़ किसने खरीद ली? क्यों यहां के लोग वहां जाकर के जमीन खरीदेंगे? क्यों वहां पर जाकर के जमीन खरीदेंगे? क्यों वहां पर कुछ करेंगे? भाई सीधी सिंपल सी बात है, अगर मैं यूपी का रहने वाला हूं तो मैं खुश हूं अपना यूपी में। अगर कल को मुझे महाराष्ट्र जाना होगा तो महाराष्ट्र में मेरा फ्रेंड रहता है, मैं उसके यहां जाऊंगा, मैं वहां पे क्यों जमीन खरीदूंगा? सिमिलरली जम्मू कश्मीर में मैं क्यों जमीन खरीदूंगा? कोई कब्जा करने के इरादे से? 1 साल बीत गया, 1 साल में किसने जमीन खरीद ली? किसी ने नहीं खरीद ली। सारी चीजें नॉर्मल है, सारी चीजें एज इट इज चल रही हैं। तो उन चीजों पर बिना मतलब का इशू बनाना, केवल देश में कुछ एक तरीके से बवाल क्रिएट करना, ये इन सेपरेटिस्ट का काम था। और ये सेपरेटिस्ट हो या चाहे लोकल पॉलिटिशियंस हो, इनकी कहानी अब खत्म हो चुकी है। कारण इनके पॉलिटिशियंस की भी कहानी मैं आपको बता दूं। असल में क्या है, जब जम्मू कश्मीर में लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम, मतलब पंचायती राज के और म्यूनिसिपैलिटी के जब वहां पर चुनाव कराए गए तो वहां पर वहां के आम जनता के लोकल लोग अब चुन के आ चुके हैं और वो लोग इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग सीधे सीधे भारत के साथ रहना चाहते हैं और भारत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, इन लोगों की कहानी धीरे धीरे अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर भारत के साथ पूरी तरीके से मिल चुका है और आगे चल के एक नए समृद्ध भारत की ओर बढ़ रहा है। अब अगर
कोई बात, अगर कोई चर्चा का विषय है, तो अब चर्चा का विषय, जैसे कि हमारे रक्षा मंत्री ने कहा था, वो है गिलगित बल्तिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर के। अब जम्मू कश्मीर 370 और 35 इन कोई चर्चा का विषय नहीं रह गया। ये पूरी तरीके से भारत का अभिन्न अंग है। एक राष्ट्र एक विधान एक संविधान की बात अब पूरी तरीके से लागू हो चुकी है। कुछ लोगों ने कहा था कि लाल चौक पे पिछले साल इतना कर्फ्यू लगा हुआ था तो झंडा फहरा दिया, वरना वैसे फहराओगे तो बवाल हो जाएगा, तिरंगा लगा दोगे। इस साल तो कोई कर्फ्यू नहीं था। 15 अगस्त को भारत का झंडा वहां लगाया गया, लोगों ने खुशियां मनाई, वहां पे लोगों ने निकल करके मिठाइयां बांटी, लोग तिरंगा लेकर के घूम रहे थे। तो साहब, ये जो गलतफहमियां पाल रखी हुई थी लोगों की, ये खत्म हुई हैं और वो दिन दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा अखंड होकर के भारत के साथ होगा। जय हिंद।